सहायक। नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज लोकसभा में ध्वनि मत से पारित जम्मू कश्मीर से जुड़े दोनों विधेयक आज राज्यसभा से पारित कराने के लिए हैं सूचीबद्ध। वहीं लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। तेलंगाना में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी की ताजपोशी आज, मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। हैदराबाद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु में चक्रवात मिगजॉम से प्रभावित इलाकों का आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में राहत और बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गजा में पूर्ण मानवीय युद्ध विराम का किया आह्वान। सुरक्षा परिषद से की कार्रवाई करने और तबाही को रोकने की अपील। गजा में मरने वालों की संख्या 16,000 के पार। और खेल की खबरों में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत का स्पेन से होगा सामना। पहले मैच में कोरिया को हराने वाली टीम इंडिया जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज 2023-2024 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों और 2020-2021 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों को चर्चा और पारित करने के लिए सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा के बाद पारित किया जाना है। वहीं राज्यसभा में देश में आर्थिक स्थिति पर चल रही अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद राज्यसभा से पारित किया जाना है। लोकसभा इन दोनों विधेयकों को बुधवार को ही पारित कर चुकी है। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने के लिए सदन में रखेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हैदराबाद में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कई दिग्गज शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह लाल बहादुर स्टेडियम में निर्धारित किया गया है। तेलंगाना में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को मात दी थी। कांग्रेस ने तेलंगाना की 119 सीटों में से 64 पर जीत का परचम फहराया है। इस चुनाव में बीआरएस 39 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसके अलावा बीजेपी ने 8, एआईएमआईएम ने 7 और सीपीआई ने 1 सीट जीती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चक्रवाती तूफान मिगजॉम से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। रक्षा मंत्री तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी रक्षा मंत्री के साथ दौरे पर रहेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद रक्षा मंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की जाएगी। चक्रवाती तूफान मिगजॉम ने तमिलनाडु में काफी नुकसान पहुंचाया है। इसे लेकर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र को नागपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।
विपक्षी दलों ने संकेत दे दिए हैं कि शीतकालीन सत्र में कई विषयों को उठाया जाएगा, जिसमें आरक्षण, किसान और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे शामिल हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी जातिगत जनगणना हो। वहीं शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने नागपुर में राज्य विधानसभा में पार्टी कार्यालय पर दावा ठोका है। शरद पवार खेमे के नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि विधान भवन का कार्यालय शरद पवार गुट का है, अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट का नहीं। इससे पहले अजित पवार गुट के नेता धर्मराव बाबा आत्राम ने एनसीपी कार्यालय पर दावा किया था। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में पूर्ण मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया है। उन्होंने सीमित इस्तेमाल की गई शक्ति के आह्वान के जरिए सुरक्षा परिषद से इस पर कार्रवाई करने और तबाही रोकने को कहा है। सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में गुतेरेस ने कहा है कि गजा युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भीषण संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 का प्रयोग कर उन्होंने सुरक्षा परिषद का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बने गजा युद्ध की ओर आकृष्ट किया। 1971 के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस शक्तिशाली राजनयिक विकल्प का इस्तेमाल किया गया है। गुतेरेस ने गजा में व्यापक तौर पर बीमारी फैलाने और लोगों के विस्थापित होने की आशंका के साथ ही मानवीय तबाही मचने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 8 सप्ताह से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध से समूचे इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र में भयावह मानवीय पीड़ा, संहार और आघात पहुंचा है। इस बीच हमास के खिलाफ इजरायली सैनिक गजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में और अंदर पहुंच गए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वहां मृतकों की संख्या 16,000 से अधिक हो गई है। पिछले 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर अचानक हमले में 1200 लोगों की जान जाने के बाद आरंभ हुआ यह युद्ध लगभग 2 महीने से जारी है। सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रियाद में वहां के प्रधानमंत्री और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्यापक आर्थिक क्षेत्र और निवेश में आपसी सहयोग के साथ ही बहुपक्षीय प्रारूपों में सहयोग के पहलुओं पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पेट्रोलियम उत्पादक देशों ओपेक प्लस के तौर पर तेल की कीमतों में सहयोग पर भी चर्चा की। ओपेक प्लस सदस्यों के बीच आंतरिक सहयोग जारी रहेगा। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन और रूस के नेतृत्व वाले पेट्रोल उत्पादक सहयोगी देश ओपेक प्लस देशों में शामिल हैं। दोनों नेताओं ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात की यात्रा संपन्न कर यात्रा के दूसरे चरण में कल सऊदी अरब में पहुंचे थे। पुतिन ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से गजा संघर्ष पर चर्चा के लिए ईरान भी जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। अमेरिका के लास वेगास में गोलीबारी की घटना सामने आई है। नेवादा विश्वविद्यालय परिसर में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह लास वेगास में हुई गोलीबारी की घटना पर नजर रखे हुआ है। लास वेगास पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध हमलावर की मौत हो गई है। लास वेगास पुलिस विभाग ने बयान में कहा है कि 3 लोग इसमें मारे गए हैं, जबकि गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने मृतकों की पहचान नहीं की है। साथ ही पुलिस ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि संदिग्ध ने खुद आत्महत्या की है या फिर पुलिस ने उसे गोली मारी। और अब खेल से जुड़ी खबरें। मलेशिया में चल रहे जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना अपने दूसरे मुकाबले में आज स्पेन के साथ होगा। पहले मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराने में सफलता पाई थी। उपकप्तान अरिजीत सिंह हुंडल की हैट्रिक के दम पर भारत ने इस मुकाबले को जीतने में सफलता पाई थी। स्पेन के खिलाफ भी टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने फॉर्म को बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे। कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम ने 6 पेनल्टी कॉर्नर दिए, जबकि 2 ही बना सकी। टीम को पेनल्टी कॉर्नर देने से बचना होगा। स्पेन ने भी पहले मैच में जीत हासिल की और वो ग्रुप सी में भारत से ऊपर शीर्ष स्थान पर मौजूद हैं। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश स्पेन को हराकर जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के साथ साथ ग्रुप में शीर्ष स्थान पर भी हासिल करने की होगी।
इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।